बड़ी खबर रायबरेली से मिल रही। रेल कोच कारखाने में भीषण आग लगे। ये रेल कोच कारखाना बताया जा रहा है जो धू धू कर जल गया है। लाखों का सामान जल गया। रायबरेली की खबर, रेल कोच कारखाने की ये तस्वीरें, लपटें आग की आप देख रहे हैं। धू धू कर ये पूरा का पूरा कारखाना जल गया है। आग बुझाने में पुलिस, रेल कोच लैब के पास में आग लगी है, जुटी हुई है इस आग को बुझाने में। लालगंज कोतवाली के रेल कोच कारखाने की ये घटना है। आप इन तस्वीरों को देखिए, कारखाने में आग लगी हुई है। रेल कोच कारखाना है, पुलिस वहां पर मौजूद है, लेकिन आग बुझाने में एक्सपर्टीज रखने वाली फायर ब्रिगेड कहां है, ये सवाल है। इसका जवाब नहीं। फायर ब्रिगेड नहीं, पुलिस पहुंच गई है, लेकिन फायर ब्रिगेड क्यों नहीं पहुंची है, ये सवाल है। क्योंकि इन तस्वीरों में पुलिस तो दिख रही है, पुलिस के जवान दिख रहे हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड नहीं दिख रही। हालांकि लोग वहां पर फायर ब्रिगेड के आने की बातें जरूर कह रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें हैं धुएं का गुबार जो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। लालगंज कोतवाली के रेल कोच कारखाने की घटना है। रेल कोच कारखाने में किन कारणों से आग लगी, यह अभी तक क्लियर नहीं। हवा भी चल रही है। खबर गाजियाबाद से, वरिष्ठ पत्रकार राजू मिश्रा का कोरोना के चलते निधन हो गया है। 3 दिनों से उनको वेंटिलेटर नहीं मिला था। 3 दिनों से वरिष्ठ पत्रकार को वेंटिलेटर नहीं मिला। कई अखबारों में काम कर चुके हैं राजू मिश्रा और उनका निधन हो गया है। आप एक बार फिर से सिस्टम को कोस सकते हैं कि वेंटिलेटर नहीं मिला। वरिष्ठ पत्रकार राजू मिश्रा का निधन हो गया है। हमारे संवाददाता शक्ति इस खबर पर ज्यादा जानकारियां देंगे। शक्ति, जब एक तरफ दावा किया जा रहा है कि अस्पतालों में बेड की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सब मिल रहा है, तो ऐसे में वेंटिलेटर क्यों नहीं मिला, किन किन अस्पतालों ने मना किया, ये सारी जानकारी आप बताएं दर्शकों को कि हालात क्या है प्रदेश में। जी देखिए, अगर हालातों की बात करेंगे तो हालात बद से बदतर है। अगर बात की जाए कि वेंटिलेटर है या बेड है या ऑक्सीजन है, कहीं कुछ नहीं है। जमीनी हकीकत यह है कि कहीं भी कुछ नहीं है। अगर प्रशासनिक अधिकारियों से हाथ जोड़कर विनती भी की जाती है कि हमारे एक वरिष्ठ साथी को कहीं एडमिट करा दीजिए, तब भी वहां कोई जवाब नहीं मिलता। कहीं भी कोई वेंटिलेटर नहीं है। अगर राजू मिश्रा की बात करें तो राजू मिश्रा गाजियाबाद के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे, दैनिक हिंद के ब्यूरो चीफ थे इस समय, और दैनिक जागरण जैसे अखबार में काफी लंबे समय पर यहाँ ट्रांसजेंडर के अगर बात करें तो यहाँ के इंचार्ज भी रहे हैं। तो राजू मिश्रा के लिए बात करें तो सारे पत्रकारों ने भी अपनी एड़ी चोटी तक की जान लगा ली कि इन्हें कहीं वेंटिलेटर मिल जाए जिससे कि इनकी जान बच सके, लेकिन कहीं भी किसी ने भी, किसी अस्पताल ने एडमिट नहीं किया और वेंटिलेटर नहीं किया। वही अगर हम बात करें राजू मिश्रा की, तो राजू मिश्रा का 5 दिन पहले हमारे पास फोन आया था। रात के 12 बज रहे थे उस समय। राजू मिश्रा ने हमसे कहा कि मेरा दम घुट रहा है और मुझे कहीं एडमिट करा दो, मेरी जान बचा लो। तभी गाजियाबाद के संयुक्त अस्पताल में हमने किसी तरीके से वहां पर राजू मिश्रा को एडमिट कराया। तो उनसे रोजाना हमारी बात हुई। अगले दिन हमने पूछा तो राजू मिश्रा ने कहा हालात तो थोड़ी सुधार है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही अच्छी तरीके से। ये लोग हमारी ऑक्सीजन उखाड़ लेते हैं। अभी 2 दिन से लगातार उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत थी, और वेंटिलेटर की बात करें तो वेंटिलेटर कहीं भी नहीं मिला। किसी भी अस्पताल ने राजू मिश्रा को एडमिट नहीं किया। अगर बात की जाए, उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी इस समय भर्ती है, और लगातार राजू मिश्रा के जाने से जो गाजियाबाद के पत्रकार हैं उनमें शोक की लहर है। आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शक्ति। लेकिन बहुत बहुत चिंताजनक है हालात। पत्रकार को प्रभावशाली और ये माना जाता है कि उनको तो सारी सुविधाएं मिल ही जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि आप कितने प्रभावशाली हैं वो भी अब मायने नहीं रखता। लखनऊ से खबर, केंद्र की तर्ज पर यूपी सरकार की 2 महीने राशन देने की अब तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए हैं, राशन वितरण प्रणाली की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। जल्द ही राशन बांटा जाएगा और इस तरह की तैयारियां हैं कि 2 महीने तक लोगों को राशन दिया जाए। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुभव, क्या प्लानिंग है, क्या तैयारियां हैं, किसको राशन देने की तैयारियां हैं, और इस दायरे में कौन कौन आएगा? देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि 80 करोड़ लोग हैं उनको राशन दिया जाएगा, इसी तरीके से यूपी सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मई और जून का राशन दिया जाएगा। खासतौर से जो निर्धन वर्ग के लोग हैं, या जिसको हम कहें कि जिनका बीपीएल कार्ड होता है, उनको ये राशन उपलब्ध कराया जाएगा। और हमने पहले जब लॉकडाउन लगा था तब भी ये देखा था कि यूपी सरकार ने ऐसे लोगों को राशन मुहैया कराया, और वो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहा था। लेकिन चूंकि जब नए साल में कोरोना के केसेस कम होने लगे, तब इसे रोक दिया गया था।
सर अब जिस तरीके से पूरे मामले बढ़ रहे हैं, बहुत जगहों पर नाइट कर्फ्यू है, वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है, तो ऐसे में सरकार ने एक बार फिर ये तैयारी की है कि जो कमजोर वर्ग है उनको राशन मुहैया कराया जाएगा। यानी पिछले साल जिस तरीके से व्यवस्था की गई थी उसी तरीके से ये व्यवस्था की जाएगी। जी अनुभव, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कमजोर वर्ग के लिए ये बड़ी राहत की बात होगी भी, और कोशिश करनी चाहिए सरकार को कि जल्द से जल्द ये राशन लोगों तक पहुंच भी जाए। बड़ी खबर प्रयागराज से, और यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई ये खबर है। पीसीएस प्री 2021 की परीक्षा जून में आयोजित होगी। 23 जिलों में 2 पालियों में ये परीक्षाएं आयोजित होंगी। तो जून में परीक्षाएं होंगी सुबह 9:30 बजे से 11:30 और दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में परीक्षाएं होंगी। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, टाइमिंग बता दी गई है। कोविड के चलते हर अभ्यर्थी को बैठने के लिए 2 वर्ग मीटर की जगह होगी। हर परीक्षा केंद्र पर 500 अभ्यर्थी ही परीक्षा देंगे। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, जून में परीक्षाएं होंगी और क्या तैयारियां हैं? अनाउंसमेंट जो की गई है उसमें गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, वो क्या क्या रहेंगी? जी बिल्कुल, कोरोना की महामारी के बीच एक राहत भरी खबर आई है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा कही जाती है पीसीएस की, उसकी प्री परीक्षा की जो है वो डेट अनाउंस कर दी गई है। 23 जून को परीक्षा कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में होगी। और क्योंकि कोरोना की महामारी चल रही है, अभी कोविड गाइडलाइन का पालन करना है, इसलिए पूरे नॉर्म्स भी तय कर दिए गए हैं। और ये तय किया गया है कि किसी भी सेंटर पर 500 से ज्यादा अभ्यर्थी नहीं बिठाए जाएंगे। अभ्यर्थियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कम से कम 2 मीटर की दूरी रखी जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को मास्क पहन करके जाना होगा। और आपको बता दें कि तकरीबन 538 पद हैं, जिसमें 53 पद एसडीएम के हैं और लगभग 7 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 6,91,000 से ज्यादा आवेदन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुए थे। तो एक राहत भरी खबर यह है कि जहां तमाम जगहों से नकारात्मक खबरें आ रही हैं, तो एक परीक्षा की तिथि अनाउंस कर दी गई है। तकरीबन 7 लाख अभ्यर्थियों को बेसब्री से इसका इंतजार था और अभी तकरीबन 2 महीने का वक्त मिलेगा अभ्यर्थियों को। तो तैयारियों के लिए भी पर्याप्त समय दिया गया है ताकि लोग अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर सकें। मोइन, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कल का मालूम नहीं, खास तौर पर जो अस्पतालों में भर्ती है, ये वेंटिलेटर चाह रहे हैं या ऑक्सीजन की चाह रखते हैं कि ये सांसें उनको मिल जाए। लेकिन इस बीच में ये खबर है कि जून में अब परीक्षाएं होंगी। लोगों के टूटते सब्र और अस्पतालों में बद इंतजामी और लापरवाही की तस्वीरों के साथ जहां शहर शहर कोविड के मरीज परेशान हैं, अस्पतालों में न बेड मिल रहे हैं न ही ऑक्सीजन। ऐसे में इलाज की उम्मीद तो करें ही क्या। परेशानी की घड़ी में लोगों को ज्यादा परेशानी इस बात की हो रही है क्योंकि डॉक्टर भी लगातार लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे ही संकट की घड़ी में लोगों की जान पर भारी पड़ती लापरवाही और लोगों के टूटते सब्र की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पहली तस्वीर रायबरेली से है, जहां पर एम्स अस्पताल में बने L3 सेंटर के बाहर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा क्योंकि L2 से रेफर हुए मरीज घंटों एम्स अस्पताल के सामने तड़पते रहे। लेकिन एम्स प्रशासन उन मरीजों को भर्ती करने के लिए तैयार नहीं था, जिस पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दूसरी तस्वीर प्रतापगढ़ की है, यहाँ मरीजों को बेड नहीं मिल रहे, नतीजा मरीज फर्श पर लेट कर अपना इलाज करवाने को मजबूर है। तीसरी तस्वीर हैलेट हॉस्पिटल के इमरजेंसी में पहुंचे मरीज को डॉक्टर ने देखा ही नहीं। इमरजेंसी के गेट पर ही मरीज तड़प तड़प कर मर जाता है। संकट की इस घड़ी में एबीपी गंगा लोगों से धैर्य की अपील करता है, साथ ही लोगों को हौसला रखने की भी अपील करता है। लोग सब्र से काम लें, संकट बड़ा है और उसका सामना धैर्य से ही किया जा सकता है। लेकिन संकट की घड़ी में जिस पर बीतती है वही जानता है कि धैर्य आसान नहीं है। रायबरेली जिला अस्पताल में बेड की कमी है और बेड की कमी से पूरा हॉस्पिटल जूझ रहा है। उस पर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर मरीज और उसके तीमारदारों से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जिसके चलते हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रायबरेली जिला अस्पताल से सामने आया है, जहां पर एक गंभीर हालत में कोरोनाग्रस्त महिला मरीज जिला अस्पताल में पहुंची, लेकिन जिला अस्पताल की इमरजेंसी के डॉक्टर ने मरीज को बेड नहीं दिया और इधर उधर टहलाते रहे, जिसके चलते मरीज की मौत हो गई।
डॉक्टर की मनमानी से मरीज के परिजन आक्रोशित हो गए और डॉक्टर पर दबाव बनाने लगे। दूसरी तरफ एम्स हॉस्पिटल में बने L3 सेंटर के बाहर परिजनों ने जमकर हंगामा करा, क्योंकि L2 से रेफर किए हुए मरीज घंटों एम्स अस्पताल के सामने तड़पते रहे, लेकिन एम्स प्रशासन उन मरीजों को भर्ती करने के लिए तैयार नहीं था, जिस पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं जब CMS से बात करने की कोशिश की गई तो बिना कुछ बोले चलते बने। प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल का हाल बेहाल है। जिला अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है, जमीन पर लिटाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वीडियो देखते हैं, आपको वीडियो दिखाते हैं हम, जमीन पर कैसे इलाज हो रहा है। मरीज जहां तहां पड़े हुए हैं, बेड नहीं है, जमीन पर लेटे हुए हैं, इलाज चल रहा है। किस कदर चल रहा है, उपचारिका नर्स कक्ष को आप देख लीजिए और उसके बाहर की यह तस्वीर है। ये वो जगह है जहां पर बीमारदार आते हैं, बैठते हैं, लेकिन ये जगह देखिए, जमीन पर लेटे हुए हैं और इलाज चल रहा है। हाथों में कैन्यूला लगा हुआ है, ड्रिप चढ़ी हुई है। ये क्या स्थितियां हैं, कौन इसका जिम्मेदार है? इतनी भीड़ हो चुकी है अस्पतालों में कि अब बेड्स तो नहीं है। लोग चाहते हैं कि किसी तरह इलाज हो जाए, जमीन पर लेटना पड़े, लोग लेट रहे हैं। कोविड काल में हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन की कमी लोगों की जो है लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई, इसी से जान जा रही है। लेकिन इस बीच कानपुर के हाईलाइट हॉस्पिटल से एक दर्दनाक तस्वीर आई है। दरअसल कानपुर के जूही इलाके से एक लड़का अपने पिता को इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया था, हाईलाइट हॉस्पिटल लाया था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि हाईलाइट इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर्स ने बिना जांच किए ही उनके पिता जितेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि मरीज जितेंद्र सिंह की धड़कनें चल रही थी। डॉक्टरों की लापरवाही के चलते परिजनों का आरोप है कि हाईलाइट इमरजेंसी के सामने ही उनके पिता ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजन रोते बिलखते शव को अपने साथ ले गए। देश में कोरोना के आंकड़े सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, बीते सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों ने, और पहली बार एक दिन में 3,60,000 से ज्यादा केसेस मिले हैं। कल जब थोड़े से कम केसेस मिले थे तो खुशी हुई थी, लेकिन पैटर्न आप देखिए कि ज्यादा केसेस आ गए। बीते 24 घंटों में 3,60,960 मरीज पॉजिटिव मिले, जबकि मरने वालों की संख्या और विचलित करने वाले 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 3,293 लोग इस जंग को हार गए। अब देश में एक्टिव केसेस की संख्या 30 लाख के नजदीक है। ये 24 घंटों का आंकड़ा है। यह आंकड़ा बढ़े ना, इसके लिए कोशिश करें घर पर रहें, कोशिश करें घर पर रहें तो बचे रहेंगे, वरना बाहर जाएंगे, संक्रमित हो गए तो ना अस्पतालों में बेड हैं, ना ऑक्सीजन मिलेगा, तड़प तड़प कर जिंदगानी यूं ही खत्म हो जाएगी। 3,60,960 का यह आंकड़ा, और ये स्थिति तब है जब रिपोर्ट्स लेट मिल रहे हैं। टेस्ट आज होता है तो 2 या 3 दिन के बाद रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो आंकड़े हैं, समझ सकते हैं कि बीते 2-3 दिनों की, अभी आने वाले दिनों में स्थितियां और विकराल हो सकती हैं और उछल सकती हैं। अभी भी विकराल स्थिति है। कोरोना का संकट, और इस बीच में जनता के नाम एक पत्र लिखा है प्रियंका गांधी वाड्रा ने, और प्रियंका ने लिखा, पूरे देश में सांसों के लिए जंग चल रही है। इस सरकार ने देश की उम्मीदों को तोड़ा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि सरकार ऐसे पीठ दिखाएगी। प्रियंका ने अपने इस खत में लिखा है कि लड़ाई में सब एक हैं, भेदों को ये वायरस नहीं पहचानता। ये जो अंधेरा हमारे चारों ओर फैला है, उसको चीरते हुए उजाला एक बार फिर उभरेगा। लोगों ने अपने प्रियजनों को पिछले कुछ हफ्तों में खोया है और कोई भी इस आफत से अछूता नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा का ये लेटर, और सरकार पर भी निशाना, सिस्टम पर भी उन्होंने ये हमला बोला, लेकिन हेडलाइन दी, हम होंगे कामयाब। और हिंदी और अंग्रेजी में ये खत उन्होंने जनता के नाम लिखा है। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, अस्पताल में एक एक सांस के लिए लोग तरस रहे हैं, और इस बीच में सबको एकजुट होकर
इस वायरस से लड़ने का आह्वान प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया। देना और लोगों के बीच जाना, ये दोनों अलग बात है। लोगों के फोन अटेंड करना, आवश्यकता पड़ने पर उनको सुविधा उपलब्ध कराना, यह आवश्यक है। आज के दिन लोगों को सांत्वना देना यह आवश्यक है, न कि केवल और केवल बयान इस नाते दिया जाए कि हम आलोचना करते हैं। सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही है, टेस्ट भी बढ़ रहे हैं। लखनऊ में कोरोना के हालातों पर मुख्यमंत्री की रूटीन बैठक, टीम 11 के साथ वर्चुअली मुख्यमंत्री ने मीटिंग की है। वो मीटिंग उनकी चल रही है और कोरोना से लड़ाई के इंतजामों पर इस मीटिंग में चर्चा हो रही है। कोरोना के हालातों पर सीएम की रूटीन बैठक, आइसोलेशन में रहकर ये बैठक चल रही है। आइसोलेशन में है मुख्यमंत्री, लेकिन उसके बाद भी लगातार लोग डॉक्टर्स के और टीम 11 के उनके जो अधिकारी हैं, टीम 11 जो उनकी है उसके संपर्क में है और टीम 11 की रोजाना बैठक हो रही है। आज भी टीम 11 की ये बैठक चल रही है, जहां संक्रमण कैसे रोका जाए, कैसे लोगों को बचाया जा सके, कैसे ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके, कैसे बेड्स उपलब्ध सुनिश्चित करवाए जाए, इस पर चर्चा। और अस्पतालों में बेड लगभग फुल हैं, अस्पतालों में पैर रखने तक की जगह नहीं है और हालत बेहद ख़राब है। और इस बीच में रूटीन बैठक चल रही है, तो आप इस उम्मीद में कहीं हो कि आपको अस्पतालों में उपचार मिल जाएगा, अस्पताल हैं, तो फिलहाल स्थितियां अच्छी नहीं हैं। कोशिश करें अपने स्तर पर खुद को बचा लें। सिस्टम के भरोसे रहेंगे तो हो सकता है कि मायूसी हाथ लगे। बेकाबू कोरोना लोगों को डराने लगा है। बीमारी के साथ मौतों का आंकड़ा सबके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी कर रहा है। रोज हजारों की संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं, दर्जनों की संख्या में लोग अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। लेकिन गाजीपुर के गंगा किनारे बैकुंठ धाम घाट के संचालकों और कार्यकर्ताओं की माने तो ऐसा नजारा उन्होंने कभी नहीं देखा और ना ही उम्मीद ही की थी। लेकिन इन सब से इतर जो बात डराने वाली है कि शमशान घाट की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जली चिताएं और राख के साथ गंदगी का ढेर, जिसमें प्लास्टिक, मास्क और पीपीई किट तक घाट पर बिखरी पड़ी हैं और उसी में एम्बुलेंस से कोरोना पेशेंट्स लाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। कुछ लोग पेशेंट की जली लाशें और उनके अवशेष भी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में लोग शासन प्रशासन से सफाई और घाटों को सैनिटाइज करने की गुहार लगा रहे हैं। बड़ी खबर हाथरस से। हाथरस में शराब पीने से 6 लोगों की मौत का मामले में एसपी विनीत जायसवाल ने कार्रवाई की है। कार्रवाई हुई है। थाना हाथरस गेट के हल्का प्रभारी रामदास पचौरी निलंबित कर दिए गए हैं। हल्का बीट आरक्षी रिंकू सिंह को निलंबित कर दिया गया है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में ये सस्पेंशन हुआ है। प्रभारी निरीक्षक हाथरस गेट की भूमिका की जांच के आदेश दिए गए हैं। 6 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी कई लोग अस्पताल में हैं, अलीगढ़ रेफर किए गए हैं और उनका इलाज चल रहा है, बीमार हैं। जहरीली शराब पीने से ये मौतें हुई थी और इस मामले में ये कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हाथरस में शराब पीने से 6 लोगों की मौत का मामला और एसपी विनीत जायसवाल ने कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया है। हाथरस थाना गेट नियुक्त जो है हल्का प्रभारी को सस्पेंड किया गया है, तो इसके साथ साथ हल्का बीट आरक्षी रिंकू सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया। लखनऊ में आग का कहर लगातार जारी है और इस बार चिन्हट में प्लाई फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर करीब 1 दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं जो आग को बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास चल रहा है। ये फैक्ट्री जहां आग लगी और आग के लपटों को आप देख सकते हैं कि आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां मौजूद हैं वहां फायर ब्रिगेड की, जो आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। चिन्हट में ये प्लाई फैक्ट्री है और प्लाई फैक्ट्री है, लकड़ी का सामान आप देख सकते हैं कि वहाँ पर है। ऐसे में ये आग विकराल धीरे धीरे हो रही है, तो फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से
1 दर्जन के करीब ये गाड़ियां बताई जा रही हैं जो आग बुझाने के लिए पहुंची हुई हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान में लॉकडाउन से आगरा में मुश्किलें हैं और आगरा के पिनाहट कस्बे में खरीदारी को लोग पहुंच रहे हैं। पिनाहट कस्बे के व्यापारियों में कोरोना संक्रमण का खौफ है। अब तक 50 से ज्यादा व्यापारियों में लक्षण है, एक की मौत हो चुकी है। एमपी राजस्थान के लोगों का पिनाहट कस्बे में आवागमन बढ़ गया है। बाजार में कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं हो पा रहा है। तो आप ये देखिए कि जहां एमपी और राजस्थान में लॉकडाउन है तो लोग पिनाहट बाजार पहुंच रहे हैं और बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा, मास्क लगाया नहीं है, संक्रमण को निमंत्रण दिया जा रहा है।